अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जिनकी आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उनका नाम है मोहम्मद फयाज। अभी रात का टाइम है, आपको मैंने जैसे कहा है मैं कोशिश करता हूं खामोशी हो और खामोशी में वो मखलूक जो रात को नज़र आती है, जिनकी आप कहानियाँ सुनते हैं, वो भी मेरे इर्द गिर्द मौजूद होती है, फिर वो भी कहानी को सुन रहे होते हैं, तो मुझे मज़ा आता है। आप तो शायद दो तीन दिन के बाद सुनेंगे, मैं पहले एडवांस रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन इनको सुनाते हुए जो इर्द गिर्द होते हैं मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, ये अपना आप महसूस कराते हैं। तो जब फ्याज से अभी बात हुई 2 बजे के टाइम, तो वो कहते हैं जी आपका मैं स्टोरी तो बहुत शौक से सुनता हूँ, राज अब आपका बहुत कम आता है, नहीं नज़र आ रहा, क्या वजह है? मैंने कहा नहीं, चल रहा है, आता है, बीच में गैप भी आ जाता है। तो उन्होंने जब रीज़न पूछी तो मैंने कहा चले वो रीज़न मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। घोस्ट हंटिंग मेरा जनून है, शौक नहीं जनून है, ये मैं आगे भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। ना भी कोई देखे मैं कैमरा लगा के बैठूंगा, मैं इनसे हम कलाम होऊंगा, मैं इनसे बातें करूंगा। मेरा इनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। किसके साथ? जिन्नात के साथ, इस छुपी हुई मखलूक के साथ। लेकिन आजकल ट्रेंड होता है ना, वक्त के साथ एक ट्रेंड शुरू हो गया। मैंने 2008 में रोही में जब शुरू किया था घोस्ट हंटिंग, वो भी एक ट्रेंड था। आज ट्रेंड क्या है? लोग शायद पसंद कर रहे हैं, चीखो पुकार हो, जिन आपको उठा उठा के पटक रहा हो, छत के साथ भी लगा दे तो आप डरते नहीं हैं, और जिन सामने भी खड़ा हो जाता है। हर काम जिन ने कर दिया और आपने जो इशारा मांगा मनपसंद उसने इशारा भी दे दिया। मैं जब इस तरह के शोज़ देखता हूं तो फिर मैं समझता हूं कि नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि इतना मेरी जिनों से यारी लग सके या मैं अपनी मर्ज़ी का इशारा मांगूं। मैं लाहौर में रहता हूं, 10 घंटे का सफ़र करके फाजिलपुर पहुंचता हूं, उससे भी आगे फिर हम लोकेशन के लिए 4-5 घंटे का भी सफ़र तय करते हैं, 2-2 घंटे का भी सफ़र तय करते हैं। अरसलान हाशिर जो मेरा कज़न है, मुझे परसों कॉल आई हुई थी, भाईजान कुछ लोकेशनें मैंने अरेंज की। मैंने कहा कितनी है? कहते सिर्फ इतनी। मैंने कहा लोग एक हफ्ते में 2-2 शो रिकॉर्ड कर रहे हैं अरसलान, हमने अभी तक सिर्फ इतनी लोकेशन अरेंज की हैं। तो कहता है भाईजान आप जेन्युइन लोकेशन मांगते हैं और हॉन्टेड लोकेशन मांगते हैं तो वो ऐसे ही मिलती हैं, वरना आपने भी उनकी तरह प्रोग्राम करने होते तो फिर आप राजनपुर ना आते, लाहौर में ही किसी जगह पे जाके आप भी कर लेते। मैंने कहका लगा कि हाँ साहब, और मैंने कहा बात तो ठीक है, हॉन्टेड लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, और 2-2 प्रोग्राम सब घोस्ट हंटर के मेरे नहीं आते, हफ्ते में एक आता है, इसलिए लोकेशनें नहीं है। अगर पैसा कमाने के लिए मैं भी डाल दूं तो बहुत आसान है, हफ्ते में 2 एपिसोड, लेकिन लोकेशनें नहीं है। बाकी वो बच्चे क्या सीनियर भी हैं जी, उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत आगे हैं, मुझे नहीं आती घोस्ट हंटिंग। मैं वही करना चाहता हूँ जो मेरा शौक है। इतने साइन मनपसंद जिन्नात ने जो उनको दिए आज तक, मुझे 2008 से कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं दिए। और मेरा ये कहना है कि जिन अगर एक दफ़ा किसी को पकड़ के कुछ कर दे तो फिर 2-3 हफ्ते तो नींद नहीं आती। प्रोग्राम करना तो दूर की बात है, वो फिर 4 दिन बाद 3 बाद प्रोग्राम नज़र आ रहा होता है। ट्रेंड है, अगर लोग उसको पसंद करें अच्छी बात है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, झूठा प्रोग्राम नहीं है वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं ये ट्रेंड नहीं कर सकता हर प्रोग्राम में जो लोग देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कम कर दिया। लोग कम देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं अच्छा काम करूँगा इंशाल्लाह, कम लोग देखें, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा कि मैं दौड़ में शामिल हो जाऊँ चाहे कुछ भी दिखाना पड़े। सब बहुत अच्छा काम करें, सब बहुत अच्छा काम करें, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि इतना काम आता नहीं है मुझे। मोहम्मद फयाज यकीनन इनका नाम है, और उन्होंने कहा जी लोकेशन रियल बता दें। इनकी जगह का नाम है, ज़िला है इनका खानीवाल, तहसील है मियाँ चन्नू, शहर है अब्दुल हकीम, और एक गांव है उसके करीब जो वो भी उन्होंने बता दिया है, दारा महरम। महरम है या महरम है, दारा महरम या महरम उस गांव का नाम है जिस गांव की ये कहानी है। और ये कहानी है तकरीबन एक अंदाजे के हिसाब से, वो कहते हैं ये मेरे दादा अबू जब जवान थे और मेरे जो वालिद मोहतरम और मेरे जो चाचू हैं वो बिल्कुल छोटे से थे, तकरीबन ये 1950 के करीब की, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, 1945 हो सकता है, तब की ये कहानी है। ये जो महरम या महरम गांव है, उस वक्त कहते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा घर था जिसमें दादा अबू के भाई, कज़न, फैमिली के और भी बहुत सारे लोग रहते थे। इर्द गिर्द कोई भी मकान नहीं था। 1945 और 50 में जिस जगह की ये जिक्र कर रहे हैं
अब्दुल हकीम, वहाँ पे अब भी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरा चक्कर लगा है। उस वक्त तो आबादी ना होने के बराबर होगी, इक्का दुक्का घर कहीं इर्द गिर्द मौजूद होगा, वो भी बहुत दूर, करीब कोई भी नहीं था। ये उस दौर की बात है जब बिजली अभी नहीं आई थी। शहरों में तो आ गई थी, इन छोटे गांव में बिजली नहीं होती थी, दिए जलाते थे, लालटेन जलाते थे। और वो कहते हैं ये उस वक्त की कहानी है जब मजदूरी, बहुत ज्यादा इंसान मजदूरी लेता था। 20 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, 20 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। मशीनरी उस वक्त इनके पास नहीं थी तो कहीं दूर थी, इन देहातों में नहीं थी। 2 बैलों को जोड़ के हल बहाया जाता था। आज ट्रैक्टर मौजूद है, ट्रैक्टर को जमीन के अंदर लेके आए, हल चलाया, जमीन सीधी कर दी। उखाड़ना होता है जमीन को तो 2 बैल बनाए जाते थे। मैंने भी सिर्फ उनको आंखों से तो नहीं देखा, वीडियोस में ही देखा है। एक लकड़ी दोनों बैल की गर्दनों में डाल दी जाती थी और एक लेफ्ट पे बैल होता था, एक राइट पे, और दरमियान में वो जो लकड़ी होती थी उसकी एक नोकदार लकड़ी होती थी जो जमीन के अंदर घुसा दी जाती थी। और उसके अंदर, उसके ऊपर इंसान वजन डालने के लिए बैठ जाता था या खड़ा हो जाता था ताकि इंसान के वजन से वो जमीन में खुब जाए, गड़ जाए। अब वो जब जमीन में वो लकड़ी गाड़ी जाती थी तो बैलों को चला दिया जाता था। बैल जब आगे बढ़ते थे तो वो लकड़ी क्योंकि ज़मीन के अंदर घुसी होती थी, धंसी होती थी, तो इसलिए वो ज़मीन को उखाड़ती जाती थी। और एक वो होता था जो ज़मीन को एक लाइन में उखाड़ता जाता था। आज एक ट्रैक्टर जाता है, उसकी 8-10 लगी होती हैं और वो यूं उखाड़ भागता है। वो मेहनत का दौर था, मोहब्बत का दौर था, सच्चाई का दौर था। मकान कच्चे, दिल पक्के मजबूत थे। मकान पक्के, दिल बहुत कच्चे। बस ये फर्क है। ये वही दौर जो मेरी कहानियों में आपको मिलता है। नानी, दादी, अम्मा कहानी सुनाती थी, लोरी सुनाती थी। लोरी क्या पता लोगों को क्या है, लोरी सुनते सुनते हम सो जाते थे। और ये वो दौर था, रोज टाइम निकाल के जब सब रात को बैठते थे और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे। आज तो किसी के पास टाइम नहीं। हम या बीवी बैठते हैं रात को खाने के टाइम में, हाँ क्या हाल है, मैं कहता हूँ हाँ कैसा रहा, कैसा, कोई नई बात, कोई क्या हुआ। उस वक्त हमें टाइम मिलता है, हस्बैंड एंड वाइफ हम दोनों बैठ के उस वक्त गपशप करते हैं। रात को हम लोग इस वक्त टाइम होता है दोनों के पास। वो मेरे रूम में आ जाती है, मैं काम कर रहा होता हूँ, हाँ क्या चल रहा है, काम चल रहा है, गपशप कर ली, मैं उठ के चला जाता हूँ, हाँ उसको पता लग जाता है थक गया है, ज़रा ब्रेक लेके मेरे पास बात करने। इतना टाइम है हम लोगों के पास। वो लोग बैठते थे, बातें करते थे। तो उन्होंने लफ्ज़ उसको इस्तेमाल किया है, वो जो बैल के साथ हल चलाया जाता था, जोग, उनकी ज़बान में जोग कहते हैं। उर्दू में उसको क्या कहते हैं मुझे भी सही नहीं पता। तो कहते हैं 2 बैलों की जोड़ी को इकट्ठे हल के लिए चलाया जाता था, जोग उसको कहा जाता था। इनके दादा अबू का नाम था बली मोहम्मद। इनके अब्बू का नाम मोहम्मद हयात और चाचों का नाम मोहम्मद नवाज। अभी उनने एक फिक्रा, मैं इसलिए रुक गया हूं कहानी में, अभी भी उनने कुछ लिख के भेजा है, सवाल पूछा है, ये मैं ज़रूर आपको एंड में बताता हूं। अभी भी उनका एक मैसेज आया मोहम्मद फयाज साहब का। ये ऐसा दौर था जिसमें अगर कोई 5वीं तक पढ़ जाता था तो उसको इंतहाई ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था। मैं अपने बचपन में कुछ 1-2 लोगों से मिला जो 10वीं तक पढ़े थे, और वो 10वीं पढ़ना आज की ग्रेजुएशन से भी बढ़ के होता था। समझिए उसने एमफिल कर लिया है, उसकी इतनी वैल्यू होती थी। और जो 5वीं तक पढ़ लेता था तो उसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, इल्म वाला समझा जाता था। और बली मोहम्मद जो नौजवान थे, शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे, वो 8वीं पढ़े थे। वहां पे उस जमाने में 5वीं ही पढ़ी जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो 8वीं तक पढ़ चुके थे। बहुत इज्जत करते थे, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, मिलना मिलाना तो था। गांव एक ऐसा गांव जो सिर्फ 1-2 घरों पे, बहुत बड़ी हवेली पे मुहित था, कच्चा घर,
बहुत बड़ा सहन, दरख्तों की छांव। रात शाम ढलते ही रात की तारीकी जैसे ही फैलती थी तो रोशनियां दिए कर देते थे। जल्दी ही इंसान सो जाता था और अजाने होने से पहले खुद ब खुद आंख खुल जाती थी और उठ के नमाज पढ़ते थे। बहुत प्यारा वक्त था, मैं इस वक्त को बहुत मिस करता हूं। खैर, कहानी की तरफ आते हैं। मैं इस वक्त में माजरत खाऊं, मैं खो सा जाता हूं, मुझे ये वक्त हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अपने दोनों बच्चों को, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हयात को भी उन्होंने स्कूल के अंदर डाल दिया। एक ही स्कूल था, बहुत कम बच्चे थे जो उसके अंदर पढ़ने के लिए आते थे। कच्चा सा उस गांव के अंदर ऐसा स्कूल था जिसकी दीवारें भी टूटी हुई थी, दरवाज़ा भी लगाया हुआ था, उसके बावजूद वो जो कच्ची दीवारें थी वो टूट फूट का शिकार थी। उसके अंदर से भी रास्ते बने हुए थे। एक कच्चा कमरा था, मास्टर साहब के लिए कुर्सी भी बंदोबस्त कर दी गई थी, बोर्ड भी था। नाम का स्कूल था, लेकिन उस वक्त पढ़ाने वाले असातिज़ा भी मोहब्बत से पढ़ाते थे और स्टूडेंट भी उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे। एक दिन मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हयात रूटीन का स्कूल पढ़ने के लिए पहुंचे। आज उस्ताद मोहतरम ने हुक्म सादिर फरमाया, नवाज और हयात, तुम्हारे पास 1 घंटा है, फौरन जाओ और अपने बाप को बुला के लाओ। वो बाप से क्या बात करना चाहते थे, ये तो बच्चों के अंदर इतना जुर्रत ना हुई कि अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ सकें, उस्ताद जी खैर है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था। जी सर, जी उस्ताद जी, बस अदब में इतना ही कहा जाता था। सर झुका के हुक्म बजा लाते थे। दोनों बच्चे निकले और 1 घंटे में ही वापस आना था। स्कूल भी काफ़ी दूर था और घंटा 1 टोटल मिला था। तो दोनों बच्चों ने सोचा, जिस रास्ते से आते हैं अगर इससे गए और बुलाने और वापस आए फिर तो बहुत देर हो जाएगी, मास्टर जी मारेंगे, नाराज़ होंगे, तो क्या करें। तो दोनों बच्चों ने कहा, वो जो बाग वाला रास्ता है ना, उसके बीच में से चलते हैं। उस वक्त बागात की भी पाकिस्तान में बहुतात थी, जो आज वक्त के साथ ख़त्म हो चुके हैं। मैं इसकी आपको खुद कहानियाँ सुना चुका हूँ। मेरे घर के साथ बहुत बड़ा बाग था। जब वो बाग की कहानी में ये पढ़ रहा था, पूरा नक्शा मेरे आगे उस बाग का आ गया। सब बाग एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते। मैंने कई घोस्ट हंटिंग के प्रोग्राम किए इन बागों में, जो आज भी हॉन्टेड है। रात को वहाँ पे कोई नहीं जाता। दिन की रोशनी थी, इसलिए वो बच्चे बगैर किसी झिझक के, खौफ के बाग के अंदर दाखिल हो गए। बाग क्या था, हर तरफ आम के दरख्त थे, बहुत पुराने दरख्त थे। कब आबाद हुए थे, कब दरख्त लगाए गए थे, इतने घने हो गए थे कि उनकी कुछ टहनियां बहुत ऊंची चली गई थी और कुछ टेढ़ी मेढ़ी होके इस हद तक जमीन पे आ गई थी कि जमीन को बकायदा टच हो रही थी। और पुराने बागों में से आज भी जो बचे हुए बाग हैं, जिन पे मैंने भी राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की है, वो इतने घने कुछ दरख्त होते थे कि चारों तरफ इस तरह फैला होता था दरख्त कि उसकी शाखें जमीन को टच होती थी और यूं लगता था जैसे एक छतरी सी बन गई हो, एक अम्ब्रेला सी बन गई हो। आप रास्ता ढूंढ के उसके नीचे जाएं तो नीचे इस तरह लगता है वो ऊपर टहनियां हैं और अंदर खाली सा है, एक छतरी सी है, कोई छुप के बैठना चाहे तो बैठ सकता है। पुराने पत्ते, बारिश होती थी तो ये पत्ते धुलते थे, वरना कब की मट्टी उड़ उड़ के इन पत्तों पे पड़ी हुई थी। मट्टी से भरे हुए पुराने बड़े बड़े आम के दरख्त के पत्ते, नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते, क्योंकि इन दरख्तों के पत्तों को उस दौर में कोई उठाता नहीं था। बहुत अरसे बाद जाके सफाई की जाती थी, वरना ऐसे ही पत्ते पड़े रहते थे नीचे ज़मीन के ऊपर। इतने खुश्क होते थे कि आप पाँव रखें तो चर चर कर कर की एक अजीब सी आवाज़ आती है पत्ते टूटने की। जहाँ पे हमने चुड़ैल रिकॉर्ड की थी एक बाग के अंदर, अरसलान को वो घसीटती हुई ले गई थी, वो बेहोश हो गया था, पीछे उल्टे उसके पाँव थे। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है जो मैं मंजर पेश कर रहा हूँ। सूखे हुए पत्ते इतने ज़्यादा थे कि जब हम चलते थे तो बाकायदा पत्ते टूटने की आवाज़ भी रात के टाइम हमें डराती थी। क्योंकि वक्त दिन का था, रोशनी थी, तो इसलिए वो दोनों बच्चे बगैर डरे
उन सूखे पत्तों पे पांव रखते, पत्तों की चरचराहट को इग्नोर करते आगे बढ़ रहे थे। एक ही दिमाग में ख्याल था, घर पहुंचना है और जल्दी से अब्बा को बुला के स्कूल लेके जाना है, मास्टर साहब ने बुलाया है। दोनों भाई एक दूसरे के साथ चलते हुए बाग में, तेज तेज गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है, गर्मी की शिद्दत भी महसूस हो रही है, लेकिन उस्ताद का एहतराम, उस्ताद का हुक्म दिमाग पे सवार है। वहीं चलते चलते एक आवाज जो कानों में आई वो एक औरत का कहका था, जो एक भाई ने सुना। और जैसे ही कहके की तरफ सुना तो उसने दूसरे भाई की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछना चाह रहा हो कि आवाज सुनी है। भाई ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो आगे बढ़ता रहा। तो आवाज जिस भाई ने सुनी थी रुका वो भी नहीं, वो भी आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि फिर एक दोबारा कहके की आवाज आई। इस बार आवाज मोहम्मद हयात ने भी सुन ली, पहले नवाज ने सुनी थी। तो आवाज जैसे ही हयात ने सुनी तो उसने अपने भाई नवाज से कहा, नवाज ये आवाज सुनी है? उसने कहा हाँ, औरत की आवाज है, कोई औरतें होंगी यहां बाग में आई होंगी, इमियां हुई हैं, कच्ची बड़ी बड़ी इमियां हैं, कच्ची इमली पक्के मैंगो बन जाती है, आम बन जाती है। उसने कहा औरत की आवाज है, औरतें होंगी कहीं, तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? उसने कहा हाँ बात तो ठीक है। दोनों आगे चल पड़े। उन्हीं पत्तों पे पांव रखते हुए कुछ ही दूर गए होंगे, अब रोने की आवाज आई। उन्होंने कहा ये क्या है? वो रुक से गए, आवाज सुनी, औरत होगी, दूसरे ने भी सुनी, डिस्कस कर लिया औरतें होंगी। रोने की आवाज सुनी, तब दोनों भाई छोटे होने के बावजूद रुक गए, क्योंकि मां बाप ने सिखाया था किसी को परेशानी में देखो तो पूछो, देखो क्या मसला है। और इंसान की फितरत भी है, इंसान रुक जाता है कि कोई रो रहा है, उसको मदद की जरूरत तो नहीं है। वो वहीं पे रुके, थोड़ी ही देर रोने की आवाज आई, आवाज बंद हो गई। दोनों एक दूसरे से मुखातिब हुए, यार आवाज सुनी है रोने की? उसने कहा हाँ मैंने भी सुनी है। उन्होंने कहा अब नहीं आ रही? उन्होंने कहा हाँ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा यार मास्टर साहब डांटेंगे, नाराज होंगे, चलो। फिर दोनों चल पड़े। अभी कुछ ही चलते हुए आगे गए होंगे कि फिर से एक औरत के कहके की आवाज आई। पहले आवाज आई, फिर रोना आया, अब कहके की आवाज आई। इस दफा भी तेज तेज चलते हुए दोनों ने कहका सुन तो लिया, लेकिन रुके नहीं, रोने पे रुक जरूर गए थे। अभी मुझे गर्मी लग रही थी, शदीद ठंड लग रही थी, मैंने मोटी पहन ली, अब मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई है। कहकी की आवाज सुनी, रुके नहीं, चलते रहे। रोने पे रुके जरूर थे कि जो रो रही थी चलो अब हंस रही है, अच्छी बात है। थोड़ी ही दूर गए थे कि बकायदा एक नाम किसी औरत के मुंह से पुकारा गया, ऊंची आवाज में, जैसे कोई दूर से पुकारता है, नवाज, ओए नवाज। ये इतना क्लियर था कि नवाज ने भी इस आवाज को सुन लिया और उसके भाई हयात ने भी सुन लिया, और दोनों रुक गए। मुड़ के ऐसे देखा, किसने पुकारा? इतना क्लियर था ये लफ्ज जो पुकारा गया, नवाज, ओए नवाज, ऊंची आवाज में, कि दोनों ने क्लियर सुन लिया था। तो हयात बोला, भाई तेरा नाम पुकारा गया है? उन्होंने कहा हाँ मैंने भी सुन लिया है। इधर उधर देखा, कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही, कहीं से भी कोई शक्ल नजर नहीं आ रही। तो नवाज बोल पड़ा, हाँ कौन है? किसने मेरा नाम पुकारा है? हाँ बताओ। जैसे इंसान, एक नेचुरल सी बात है, पूछता है। उसने कहा कौन है भाई, किसने मेरा नाम पुकारा है? तो उनके बिल्कुल सामने एक जो दरख्त था, बहुत ही घना था, उसका टहनी नीचे वाला जो हिस्सा था वो भी बहुत ज़्यादा पुराना और घना था, बहुत फैला हुआ था, उसकी शाखें भी ज़मीन को टच हो रही थी। घना इतना था ये वाला बाग कि कुछ जगह पे गुजरते हुए अंधेरा सा हो जाता था। ऊपर पत्तों ने एक दूसरे के साथ, एक दरख्त के पत्तों ने दूसरे दरख्त के पत्तों के साथ इस तरह मिल गए थे, जुड़ गए थे कि नीचे सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच रही थी। जहां कहीं गैप आता दरख्तों के बीच में तो वहां पे रोशनी आ रही थी, सूरज की जो एहसास था दिन की रोशनी है। वरना कुछ दरख्तों ने एक दूसरे के साथ इस तरह पत्ते जोड़ लिए थे, रोशनी को रोक दिया था कि उसके नीचे अंधेरे का एहसास होता था।
छांव का एहसास होता था। दिन को आप छांव कह सकते हैं कि धूप ही नहीं आ रही थी, अंधेरा सा था। और जिन्होंने अम्ब्रेला, छतरी की तरह ढांपा होता है, उसके नीचे आप घुसे, उसके नीचे तो दिन को भी बकायदा अंधेरा होता है। वहीं पे खड़े जब उन्होंने मुखातिब किया कि कौन है, किसने मुझे पुकारा है, तो सामने जो घना सा दरख्त था उसकी एक शाख जोर से हिली, जैसे जमीन पे थी और एकदम से ऊपर चली गई। तो वो एकदम से उस टहनी को देखना शुरू हो गए जो बहुत ज्यादा हिल रही थी। ये उस वक्त अमूमन होता है जब आप किसी टहनी को पकड़ के लटक जाएं और उसको खींच के नीचे ले आएं और एकदम से आप उसको छोड़ें तो एक स्प्रिंग की तरह वो हिलना शुरू हो जाती है। तो वो टहनी भी ऐसे जोर जोर से हिल रही थी। उस टहनी को गौर से खड़े देखते रहे, लेकिन टहनी पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर से वो मुखातिब हुए, कौन है, कौन है यहां पे? कोई भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर इधर उधर और देखा और जब अंदाजा हुआ कि ना बुलाने वाला सामने आ रहा है, टहनी भी हिल गई है, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मंजर है, क्या माहौल है, चलो यार आगे चलते हैं। अभी सोचा ही था चलने का कि उसी लम्हे एक ऐसी जबरदस्त खुशबू उनके नाक ने सूंघी कि भाई फौरन एक बोल पड़ा, हुई कितनी जबरदस्त खुशबू है। उन्होंने कहा हाँ मुझे भी आ रही है यार, बड़ी जबरदस्त एकदम से खुशबू आई है। और खुशबू का एहसास होते ही फिर से वो रुक गए, आगे नहीं बढ़े और खुशबू को सूंघना शुरू हो गए। कहां से खुशबू आ रही है? और खुशबू को सूंघते सूंघते फिर से कानों ने जो एक कहका सुना, वो कहका दूर से नहीं बल्कि बिल्कुल एक लेफ्ट साइड का दरख्त था, उसी दरख्त की सिमत से अंदाजा हुआ। कहका आहिस्ता से था लेकिन बिल्कुल करीब से था। तो दोनों का चेहरा खुद ब खुद मुंह उसी सिमत देखना शुरू हो गया जिस सिमत में कहका आया था। और उसी लम्हे उनकी निगाह पड़ी उसी दरख्त की एक टहनी जो जमीन से थोड़ी सी ही ऊंची सी, तकरीबन जमीन से 4-5 फुट ही ऊंची होगी। उसी पे एक लड़की बैठी थी, उसका मुंह दूसरी तरफ था, वो कमर करके इन दोनों की तरफ बैठी थी। पांव उसने लटकाए हुए थे, पांव के अंदर उसने जूती नहीं पहनी हुई थी और दोनों पांव को लटका के ऐसे हिला रही थी। और उसने लाल कलर का दुल्हन की तरह का लिबास पहन रखा था। दुल्हन के लिबास आज और आज से 20 साल 25 साल पहले के लिबास में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो दुल्हन का लिबास होता था उस पर गोटा किनारी का काम हुआ होता था, भारी भरकम नहीं होता था जिस तरह आजकल के लहंगे हैं या आजकल के महंगे सूट हैं, उन पे बहुत भारी भरकम काम किया होता है। पहले जितनी भी मैं आपको कहानियां सुना चुका हूं उसमें जो दुल्हन का सूट होता है देहातों में, वो लाल कलर का एक सूट होता है, उस पर गोटा किनारी लगी होती है लेकिन बहुत भारी भरकम नहीं होते, हल्के फुल्के होते थे। लाल रंग होता था, जाली वाला लाल रंग का दुपट्टा जरूर होता था, उसके किनारों पे दुपट्टे पे काम हुआ होता था। वही गांव की दुल्हन जो लिबास लाल कलर का पहनती थी वही पहन के वो बैठी है। कमर इन दोनों लड़कों की तरफ है और टांगे हिला रही है, जूते नहीं है पांव में, नंगे पांव है। और वो इसी किसी गांव की कोई लड़की है, कोई दुल्हन है जो यहां आके बैठ गई। और वो दोनों लड़के खड़े सोच रहे हैं ये कैसी दुल्हन है कि गांव की दुल्हन जिसको पहले कभी नहीं देखा, किसी की शादी का भी हमें नहीं पता, तो वो बाग में आके दुल्हन बन के बैठ गई है, इधर क्या कर रही है? तो उस लड़की से पूछा तुमने पुकारा है? तो उसने कहा हाँ मैंने नवाज को पुकारा है। उसने कहा क्यों? नवाज बोला क्यों पुकारा है बोलो। उसने कहा नवाज तुम मुझे अच्छे लगते हो। बच्चों को अमूमन ये जुमले उस वक्त सुनने को मिलते थे कि तुम इस सेंस में कि तुम बच्चे हो ना तो मुझे बड़े अच्छे लगते हो। उसने भी यही सोचा, दोनों भाइयों ने, हम बच्चे हैं, हमसे सब प्यार करते हैं। वो भी प्यार में कह रही है, कोई नई नवेली दुल्हन, कोई बात भी उनके दिमाग में नहीं है। उसने कहा तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो वो खुश हो गए कि एक दुल्हन बैठी है और वो हमें पसंद करती है, इससे अच्छी बात क्या होती है। तो उस दुल्हन ने कहा इमली खाओगे, कच्ची अंबियां जिनको कहते हैं, इमली कच्ची अंबी खाओगे? तो दोनों खुश हो गए, ऊपर बड़ी बड़ी लगी हुई थी। उन्होंने कहा हाँ हम खाएंगे। उन्होंने कहा आ जाओ। वो दोनों चलते हुए उसकी फ्रंट साइड की तरफ आ गए।
जैसे ही वो उसके सामने पहुंचे तो उसने अपना जो दुपट्टा था कोटा कनारी वाला उसने अपने मुंह के ऊपर डाला हुआ था, मुंह उसने अपना ढांपा हुआ था, मुंह उसका नजर नहीं आ रहा था। हाथों में उसने गहने पहने हुए थे, चूड़ियां पहनी हुई थी कांच की, इस हाथ में भी बहुत ज्यादा कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। मुंह पे क्या था, मेकअप था वो नहीं देख सके। हाँ, उसने गले के अंदर सोने के हार जरूर पहने हुए थे। उसको कहते हैं एक माला होती है, क्या ना माला नहीं, एक सोने का वो बनता है, बहुत बड़ा सा होता है, वो उन्होंने पहना हुआ था। अब वो आके जैसे ही खड़े हुए खुश हो गए कि ये हमें बड़ी बड़ी इम्बी मोटे से इम्बियां तोड़ के देगी। और जैसे ही वो खड़े हुए तो फौरन उसने अपना हाथ यूं बढ़ाया इम्बी तोड़ने के लिए। वो बढ़ाया नहीं, वो हाथ, वो बाजू यहीं तक रहा, हाथ सीधा होता 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 ऊपर इम्बी तक चला गया, अंबली तक। यानी उसके करीब भी जो थी वो उसको इस तरह तोड़ सकती थी, उसने करीब की अंबलियां नहीं तोड़ी, उसने हाथ यूं किया और उसके बाद उसका हाथ था कि लंबा ही होता गया, इतना लंबा हो गया कि साथ वाले दरख्त तक पहुंच गया। क्या? इमली तोड़ने के लिए। ये ऐसा मंजर था एक बच्चों के लिए कि उन्होंने देखा एक लड़की, जो गांव की लड़की, नॉर्मल लड़की, जो उनको पसंद कर रही है और कहती तो मुझे अच्छे लगते हो, मैंने तुम्हारा नाम पुकारा है इमिया खानी, और कहते हाँ, और एकदम वो हाथ बढ़ाती है और हाथ बड़ा होता जाता है। ये बच्चों को भी पता होता है ये नॉर्मल बात नहीं है, किसी इंसान का ऐसे हाथ बड़ा नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि कोई और ही ये मखलूक हो। उन्होंने जैसे ही ये मंजर देखा, उन दोनों लड़कों ने उसी लम्हे दौड़ लगा दी कि हाथ लंबा हो गया, ये कोई औरत नहीं है, कोई और चीज है। उनको नहीं पता चुड़ैल डाइन क्या होती है। वो भागना शुरू हो गए। भागते 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 हाथ पता नहीं कैसे इतना लंबा हुआ कि एक हाथ आके बकायदा भाई को टच हुआ, और जब भाई को टच हुआ उसने पीछे सिर्फ मुड़ के देखा तो जो बैठी थी वो वहीं दरख्त पे बैठी थी, हाथ उसका टच हो गया था पीछे। कितना लंबा हो गया था कि वो दोनों भागते 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 काफी आगे आ गए, फिर भी हाथ इतना लंबा कि वहीं दरख्त से उसका हाथ शुरू हुआ और लंबा होते होते उनको टच हो गया। एक भाई को हाथ का टच होना था कि उसका मुड़ के देखना था कि हाथ कहां से खींचा आ रहा है। वो धड़म से जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। दूसरा भाई जो आगे था वो भी भागता 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 काफी आगे भागता हुआ एहसास हुआ अकेला भाग रहा हूं, दूसरे भागने की आवाज मुझे नहीं आ रही। हवास भागता थे, डरे हुए थे, इसलिए जोर से भाग रहे थे। जब उसको एहसास हुआ मेरा भाई कहां है, मैं अकेला भाग रहा हूं, उसने मुड़ के देखा, भाई नहीं है। और जब उसने देखा भाई नहीं है, पहले ही वो हवास भागता था ये और उसके दिमाग पे असर हुआ, मेरा भाई कहां गया है। ये अभी सोचना ही था कि उसको भी एकदम खड़े खड़े चक्कर सा आया, क्या हुआ, वो भी धड़म से जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। अब दोनों बच्चे वहीं पे बेहोश पड़े हैं, नवाज भी हयात भी। छुट्टी का टाइम हो गया, सब बच्चे अपने घरों को पहुंच गए, और जब ये अपने घरों को पहुंचते थे वो टाइम हो गया, घर वाले इंतजार में थे बच्चे आते ही होंगे। फिर उसके बाद 15 मिनट ऊपर हो गए, आधा घंटा ऊपर हो गया, तब घर वालों ने कहा खैर है, आज हयात और नवाज कहां हैं। और आधे घंटे के बाद इंतजार करते करते 45 मिनट, जब 1 घंटा गुजरा तो बेचैनी और परेशानी शुरू हो गई। इंतजार होने लगा कि बली मोहम्मद इनका वालिद आ जाए। मां इंतजार में थी, मैं फौरन उसको कहूं बच्चों को ढूंढो, बच्चे कहां रह गए। बली मोहम्मद खेतों से काम करके थका हारा घर में पहुंचा, हाथ मुंह धोया, बैठा कि रोटी ला दो, भूख लगी है। तो बीवी ने कहा कि अभी तक नवाज और हयात स्कूल से वापस नहीं आए, 1 घंटा हो चुका है। वो एकदम से परेशान हो गया कि नहीं ये कैसे हो सकता है, 1 घंटा तो नहीं लेट हो सकते कभी भी, वो 10-15 मिनट चले हो जाए, समझ आती है। उन्होंने कहा मैं खुद परेशान हूं इसलिए तुम्हें बता रही है। रोटी उसके सामने ही अभी नहीं आई थी, वो उसी हालत में उठा, भूखा प्यासा थका हुआ था, पैदल चलता हुआ उसी रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गया जो स्कूल की तरफ रास्ता जाता था। बली मोहम्मद चलता 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 तेज चलता, बच्चों की परेशानी में रास्ते में देखता हुआ कहीं रास्ते में ही ना हो, रुक ना गए हों, क्या हो गया, या अल्लाह खैर करी मेरे बच्चों की। और जब वो स्कूल की बिल्डिंग के करीब पहुंचा तो दूर से ही अंदाजा हो गया स्कूल बंद हो चुका है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, कोई बच्चा भी नहीं है।
उस्ताद ने जब दोनों बच्चों को भेजा और वो वापस घंटा क्या 1.5 घंटे तक भी नहीं आए और छुट्टी का टाइम हो गया, तो उस्ताद भी स्कूल बंद करके चला गया, सब बच्चों को भी छुट्टी दे दी। अब वो ये तो नहीं हो सकता था उनका इंतजार करे, वो यही समझा कि बच्चे अपने घर गए हैं, वापस ही नहीं आ सके। उस्ताद भी स्कूल को बंद करके चले गए। और जब वली मोहम्मद स्कूल के करीब पहुंचा तो उसका दिल और धक धक करना शुरू हो गया कि लग रहा है बच्चे स्कूल में नहीं हैं। और जब वो स्कूल की बिल्कुल दीवार के कोने पे पहुंचा, अभी स्कूल का गेट आगे था, तो वहीं से ही उसने झांक के देख लिया अंदर क्या पोजीशन है। स्कूल टोटल बंद हो चुका था, बच्चे अपने घरों को जा चुके थे। धड़कते दिल के साथ, कांपते जिस्म के साथ फिर आगे आया, एक जगह पे दीवार टूटी हुई थी, वहीं खड़े होके उसने देखा। पूरा मंजर ये था कि कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं है। एक टांग अंदर रखी और दाखिल हुआ देखने के लिए, तो अंदर कोई भी नहीं था। वही जो एक कच्चा कमरा था वो भी बंद हो चुका था। अब कोई जगह नहीं बचती थी जहां पे नवाज और हयात को ढूंढा जा सकता। वो शदीद परेशान हो गया कि 1 घंटा तो उस वक्त हुआ था जब मैं घर में था, मुझे भी यहां तक पहुंचते काफी टाइम हो गया है, अब बहुत टाइम हो चुका है और स्कूल की भी छुट्टी हो गई है, तो नवाज और हयात कहां रह गए हैं? या अल्लाह, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चे कहां रह गए हैं? उसी लम्हे वो धड़कते जिस्म, कांपते जिस्म फौरन वापस आया। मुझे बच्चों को ढूंढना है, मेरे बच्चे कहां हैं? एक बाप जो उस वक्त शदीद बच्चों के लिए परेशान था, जैसे ही वापस आया तो उसने कहा, ये जो रास्ते में आमों का दरख्त आता, बाग आता है पूरा घना सा, कहीं यहां ना चले गए हों। बच्चे हैं, जैसे छुट्टी होती है तो चलो यार आम शाम तोड़ लेते हैं, कच्ची अम्बियां तोड़ लेते हैं। ढूंढना ही तो मकसद था कि कहां गए, इसी रास्ते से वापस जाऊं जिससे आया हूं। ये तो पहले भी देख चुका हूं, ये रास्ता क्लियर है, यहां मेरे बच्चे नहीं हैं। अब बाग ही रह जाता है। वो चलता हुआ सीधा बाग के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वली मोहम्मद बाग के अंदर दाखिल हुआ तो इधर उधर देखना शुरू कर दिया और अपने बेटों को आवाजें देना शुरू कर दी। नवाज, हयात, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हयात। फिर वो ऊंची आवाज लगाता, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हयात। बाप आवाजें लगा रहा था बच्चों को। सिर्फ कान जिस आवाज को सुन रहे थे वो उन पत्तों की चरचराहट थी जो पांव के नीचे टूट रहे थे, परिंदे थे जो बोल रहे थे। दिन की रोशनी में खामोशी ही थी। गांव का एक बाग था जहां पे कोई भी नहीं था, कोई माली भी नहीं था, क्योंकि अभी आम पके नहीं थे, आबादी थी नहीं, खतरा था नहीं कि कोई तोड़ के ले जाएगा। पुराने वक्तों का एक ऐसा बाग था जहां पे तोड़ने की भी इजाजत थी, कोई तोड़ लेता था आम आके तो कुछ नहीं कहते थे, मोहब्बतों का जो दौर था। लेकिन इस लम्हे वो दिन की रोशनी में अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, उन दरख्तों के नीचे जिनके आगे अंधेरा था, उनके नीचे अंधेरा था। उन दरख्तों ने ऊपर रोशनी को रोक रखा था। वो उनके करीब जाके आवाजें दे रहा था, नवाज, हयात। कहीं से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो चुप हुआ और तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ा तो उसके कानों ने नवाज और हयात की आपस में बोलने की आवाज सुनी। वो एकदम से टटक गया, रुक सा गया। उसके बच्चे कहीं बोल रहे थे, तो मेरे बच्चों की बोलने की आवाज है। उसने और आवाजें देनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने आवाजें देनी शुरू की, उसके कानों ने जो क्लियर नवाज और हयात की आवाज सुनी थी वो बंद हो गई। अब वो पागलों की तरह इधर उधर भागता फिर रहा है, बाप और बच्चों को आवाजें दे रहा है। भागते भागते आते जाते, इधर उधर पत्तों के ऊपर चलते, उसको खुद नहीं पता वो किस सिमत जा रहा है, क्या कर रहा है, कि एकदम से ठटका और सामने का मंजर देख के पत्थर सा बन गया। एक दरख्त की टहनी के नीचे नवाज और हयात बंधे हुए थे और उल्टे लटके हुए थे। बंधे हुए थे और दोनों उल्टे लटके हुए थे। किसी ने उनको पांव से बांध के दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया था। दोनों एक जगह पे लटके हुए थे और बेहोश थे। एकदम से जैसे बाप को होश आ गया कि मेरे ही बेटे हैं, उल्टे लटके हुए हैं और मैं साकित सा हो गया हूं, पत्थर सा बन गया हूं। भागता हुआ गया, दोनों को जाके पकड़ा। नवाज, हयात, दोनों बेहोश थे।
किसने मेरे बच्चों का ये हाल किया, किसने मेरे बच्चों को बांधा है। जल्दी से उनको खोलना शुरू हो गया। एक बच्चे के पाँव खोले, जल्दी से पाँव खोल के उसको ज़मीन पे लिटा दिया। दूसरे के भी इस तरह पाँव खोले, उसको भी एहतियात से ज़मीन पे लिटा दिया और उनके मुंह को बैठ के थपक रहा था, होश में आ जाए, क्या हुआ है नवाज, हयात, मेरे बेटो क्या हुआ है। नवाज, हयात, वो खुद हवास पाता था, वो खुद घबराया हुआ था, उसको खुद नहीं पता था क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कि उसी लम्हे उसको महसूस हुआ उसकी कमर पे कुछ गिरा है और उससे उसकी कमर गीली सी हो रही है। एक इंसान अजीब सी हालत में अपने बच्चों को होश में लाने की कोशिश कर रहा हो तो उसका ध्यान नहीं जाएगा कि उसकी कमर पे कुछ गिरा है। तब तक ध्यान नहीं जाएगा जब तक पीछे जो गिरा है वो बहुत ज्यादा ना हो। कतरा, दो कतरे, थोड़ा सा होगा तो ध्यान नहीं जाएगा। जब बहुत ज्यादा मिकदार में कुछ गिरेगा तो उसका ध्यान जाएगा। जब उसका बहुत ज्यादा नीचे कुछ उसकी कमर पे गिर रहा तो उसने बच्चों को यूं होश में लाते हुए एकदम से ऐसे हाथ पीछे डाला कमर पे कि क्या है मेरी कमर पे, और यूं हाथ टच करके जब सामने देखा तो उसका हाथ खून में लथपथ हो चुका था। उसका हाथ खून से भर गया था। उसने जैसे यूं देखा, दोबारा दूसरा हाथ भी पीछे किया और वापस किया तो वो भी खून में भरा हुआ था। वो एकदम से चौंका कि मेरी कमर पे खून कहां से आया। यकीनन ऊपर से ही आया था। तभी बच्चों को होश दिलाते हुए जब उसकी कमर पे कुछ गिर रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया था, और जब ये एहसास हो गया ये खून है तो उसने फौरी तौर पे ऊपर देखा। जैसे ही उसकी निगाह ऊपर दरख्त पे गई तो ऊपर एक इंतहाई खौफनाक चुड़ैल, जिसकी लाल सुर्ख आंखें थीं, उसमें से बकायदा खून टपक रहा था। उसके मुंह से भी बकायदा खून टपक रहा था। अभी भी वो दुल्हन के लिबास में थी, लेकिन लाल आंखें, ऐसी आंखें, इतनी लाल आंखें थी कि खून से भर चुकी थी। नजर ही नहीं आ रहा था, खून ही खून था आंखों से जो नीचे बह रहा था, मुंह से भी खून था जो नीचे बह रहा था। बहुत ही खौफनाक थी। और तब उसकी निगाह पड़ी कि वो जो ऊपर बैठी है उसी का ही इतना खून आंखों और मुंह से बह रहा है कि मेरी कमर पे आ रहा है। वो इतनी भयानक थी, वो इतनी बदसूरत और इतनी खौफनाक थी, और इस तरह गुस्से में, शदीद गुस्से में बैठी बली मोहम्मद को देख रही थी जैसे अभी हाथ आगे बढ़ाएगी और उसका कलेजा निकाल के खा जाएगी। बली मोहम्मद ने जैसे ही उसको ऊपर ऐसे देखा तो उसकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। वो आंखें झपकना भूल गया। वो इस अंदाज में उसको बैठी देख रही थी कि अभी ही हाथ बढ़ाएगी और उसको दिल निकाल के, कलेजा निकाल के खा जाएगी। क्योंकि उस वक्त 1950 के करीब या 45-55 में यह मशहूर था कि कहीं पे अगर चुड़ैल हो तो वो कलेजा निकाल के या दिल निकाल के खा जाती है। और जब उसको अंदाजा हो गया कि जो इस तरह खून टपक रहा है, मेरी कमर भर गई है खून से, और वो अब मेरी तरफ इन निगाहों से देख रही है कि मुझे खाना चाहती है, इतना ही नज़ारा देखा बली मोहम्मद से कि वो भी वहीं पे गिरा और बेहोश हो गया। दो बच्चे पहले ही बेहोश हैं, बली मोहम्मद भी गिरा, बेहोश हो गया। घर वाले काफी देर वेट करते रहे कि बली मोहम्मद आता होगा बच्चों को लेके, और जब बली मोहम्मद भी नहीं आया, टाइम काफी हो गया, तो उन्होंने, औरतों ने मर्दों को कहा जो बाकी खेतों में थे उनको भी बुलाओ, 5-6 लोगों को इकट्ठा करो, चल के ढूंढे। बच्चे भी नहीं आए और उनके पीछे गया बली मोहम्मद भी वापस नहीं आया। कज़न, भाभी, खाला, जो भी थे, 5-6 लोग इकट्ठे हुए और परेशानी के आलम में निकल पड़े ढूंढने के लिए। पहले 2 बच्चे, अब साथ में बली मोहम्मद भी शामिल था। टाइम जो बहुत ज्यादा हो गया था, बच्चों को जब 1 घंटा हो गया था तो वो परेशान हो गए थे, अब तो 2.5 घंटे ऊपर हो गए थे। वो सब उस बड़ी से कच्चे से घर से, उस हवेली से निकले और तेज तेज पैदल चलते हुए, आवाजें देते हुए, इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। वो कच्ची सड़क पे चलते हुए जा रहे थे कि उन्होंने देखा सामने से एक औरत आ रही है। उसने अपना पल्लू यूं हाथ करके छुपाया हुआ है, आंखें सिर्फ उसकी नजर आ रही हैं, मुंह उसने
ढांपा हुआ है। अमूमन जिस तरह गांव की औरतें इस तरह अपने चेहरे को ढांप लेती हैं, उसका मुंह भी इस तरह उसने ढांपा हुआ है और वो चलती हुई सामने से आ रही है। वो इतनी परेशानी के आलम में थे कि इर्द गिर्द देखा, उस औरत को देखा, इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस वक्त उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। अपने घर का फ़र्द बली मोहम्मद और बच्चों को ढूंढना था। वो उस औरत को क्रॉस कर गए, उस औरत की तरफ कतन किसी ने ध्यान तक भी नहीं दिया। और जब वो औरत क्रॉस कर गई, वो आगे चली गई, ये आगे चले गए, तो पीछे से औरत की आवाज़ आई, खैर तो है, क्या हुआ है? वो एकदम चौंके। अभी औरत गई थी, उनको याद था, लेकिन ध्यान नहीं था। जब औरत ने सवाल किया, खैर तो है, क्या हुआ है, तो वो सारे रुक गए अपनी जगह पे और उसको मुड़ के देखा और कहा, हम अपने बच्चे और बली मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, एक मर्द और दो बच्चे हैं ना? उसने कहा, हाँ हाँ। उसने कहा, वो जो बाग है ना सामने, उस बाग से वो जो रास्ता आता है, स्कूल की तरफ से भी आता है, कच्चा रास्ता आता है, वहां पे देखो, मैंने वहां पे किसी को देखा है। बस ये सुनना था कि दो बच्चे और एक मर्द की बात ये जाती हुई औरत कर रही है। फौरन उन्होंने उसी रास्ते को अपनाया और सीधे बाग के अंदर दाखिल हो गए। उसी रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा था, स्कूल की तरफ से भी वो रास्ता आता है। ये औरत कौन थी, किसी ने नहीं पूछा। इसने क्या देखा, मजीद कोई सवाल, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। सब परेशानी में इतनी थे कि बस बच्चों का कोई पता लग गया और उसने सिरा दे दिया था, जाओ ढूंढो। अब वो ढूंढ रहे थे, इधर जा उधर जा, इधर जा उधर जा। और जब बिल्कुल आगे पहुंच गए, तकरीबन बाग के दरमियान में, तो किसी की आवाज आई। वो क्या है सामने? उसको दूर से किसी के छोटे से पांव नजर आए। वो सारे उसी सिमत की तरफ भाग पड़े और जब करीब गए तो वो जो दूर से थोड़े से पांव नजर आ रहे थे, वहीं पे वो बच्चा भी जो मोहम्मद नवाज बेहोश पड़ा हुआ था, वो उनको नजर आ गया। फौरन वो दौड़े उसकी तरफ लपके और देखा वो मोहम्मद नवाज है। उन्होंने कहा, ढूंढो, हयात भी यहीं कहीं करीब होगा। और वो इधर उधर ढूंढना शुरू हो गए। थोड़े ही फासले पे, करीब नहीं, फासला काफी था, तकरीबन कोई 15-20 कदम के फासले पे उनको दूसरा बच्चा भी नजर आया। उसकी तरफ भी कुछ लोग भागे और उसको भी उठा के उसी सिमत ले आए जिस तरफ पहला बच्चा लेटा था। उसको भी उसके करीब लिटा दिया और कहा, उस औरत ने ठीक कहा था, अब बली मोहम्मद को ढूंढो, वो भी यहीं कहीं हमें मिल जाएगा। वो इधर उधर ढूंढते 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 काफी दूर तक जब गए तो उनको आखिरकार बली मोहम्मद भी एक जगह पे बेहोश पड़ा हुआ मिल गया। उन्होंने बली मोहम्मद के लिए उन्होंने कहा, अब इन तीनों के लिए बैलगाड़ी कोई जाए, भाग के गांव से, घर से ले आए, ताकि इनको हम बैलगाड़ी में लेके चलते हैं। उन्होंने उन तीनों को बैलगाड़ी में डाला, बैलगाड़ी आ गई और लेके घर पहुंचे। बली मोहम्मद ने जब आंख खोली तो उसने देखा, मैं चारपाई पे लेटा हुआ हूं। उसने देखा कारी साहब खड़े हैं और कुछ हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़ रहे हैं, और देखा इर्द गिर्द घर वाले भी खड़े हुए हैं। साथ वाली चारपाई पे निगाह पड़ी तो दोनों बच्चे नवाज और हयात बेहोश बैठे हुए हैं, खौफजदा हालत में। और बली मोहम्मद चारपाई पे लेटा हुआ है। जब उसको कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि ये क्या हो रहा है, बच्चे इस चारपाई पे बैठे हैं, बाकी घर वाले खड़े हैं, कारी सब पढ़ रहे हैं, तो उसको याद आना शुरू हो गया। एकदम से उसकी निगाह अपने हाथों पे पड़ी तो उसने देखा मेरे दोनों हाथ खून से लथपथ हैं, भरे हुए हैं। तो परेशान सा हो गया कि ये क्या है सारा कुछ। तो एकदम से उसको याद आना शुरू हो गया कि कुछ लम्हे जो गुजरे थे, जो उसकी आंखों के सामने, कैसे उसने बच्चों को उतारा था, वो बच्चों को ढूंढने गया था, कैसे बच्चों को होश मिलाने की कोशिश कर रहा था, पीछे खून गिरा था, और जब उसने ऊपर देखा था तो वो चुड़ैल, वो डाइन ऊपर बैठी थी, उस पर हमला करने वाली थी, और उसके बाद वो बेहोश हो गया था। कारी साहब पढ़ते रहे, फिरते रहे, उसके ऊपर फूंक मारी और कहा, मैं एक पानी दे रहा हूं, अब ये भी अल्हम्दुलिल्लाह होश में आ गए हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, अब इनको पानी पिलाते रहें, ये पानी दम किया हुआ है, अल्लाह खैर करेगा, अब परेशानी की कोई बात नहीं। कारी साहब ने इजाज़त ली, वहां से चलते बने और बली मोहम्मद चारपाई से अब उठ के बैठ गए। बीवी ने उठने में मदद की, जैसे कोई बीमार शख्स कमज़ोरी महसूस करता है और ख़ुद से नहीं उठ पाता, ऐसा ही बली मोहम्मद को लगा कि मैं कमज़ोरी सी महसूस कर रहा हूँ। बीवी ने पीछे से सहारा दिया, उठ के बैठ गए और कहा, मैं यहां तक कैसे पहुंचा? तब
बली मोहम्मद की जो ज़ईफ मां थी उस लम्हे वो बोली कि बेटा, ये सब तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गए थे, मैं घर में अकेली थी, मेरे पास एक औरत आई थी, उस औरत ने मुझे आके कहा, अम्मा मैं तुझे कहने आई हूं, अपने बेटे बली मोहम्मद को समझा ले, उसको कहीं आज के बाद दोबारा उस बाग में ना जाए। ये पहली और उसकी आखिरी गलती समझ के मैं उसको माफ कर रही हूं। उसको कहना दोबारा उस बाग में ना जाए, वरना उसका नुकसान हो जाएगा। ये कहा और मैंने कहा, कौन है तू, ये क्यों कह रही है मुझसे? उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, वो मुड़ी है और चली गई है। तब एकदम सारे परेशान हो गए, क्योंकि अभी तक किसी को मौका ही नहीं मिला था एक दूसरे से बात करने का। अभी तक तो होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पहले बच्चे होश में आए, फिर बली मोहम्मद। तब माँ ने भी एक ऐसी बात बता दी। तो उन्होंने पूछा, माँ कैसी थी वो औरत? उन्होंने कहा, इस तरह के कपड़े पहने हुए थे और पल्लू से उसने अपना मुंह इस तरह छुपाया हुआ था। एकदम उन लोगों को भी याद आ गया, एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, इस तरह के कपड़े थे ना जिसने हमें बताया था? उसने कहा, हाँ इस तरह के कपड़े थे। उसने कहा, अम्मा इस तरह के कपड़े थे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ इस तरह के कपड़े थे, यूं चेहरा भी ढांपा हुआ था। तो वह सब बोल पड़े, ये वही औरत है जो हमें भी मिली थी। बली मोहम्मद ने कहा, तुम्हें कहाँ मिली थी? उन्होंने कहा, जब हम आपको ढूंढने के लिए निकले थे तो हमें कच्चे रास्ते पे ये क्रॉस कर गई, हमने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, तो इसी ने खुद ही जान के पीछे से हमें रोका, मुखातिब किया, और जब हम रुक गए, मुखातिब हुए उससे, तो उसी ने ही हमें बताया था कि फलां जगह पे चले जाओ, तुम्हें मिल जाएंगे। हमें भी होश नहीं रहा कि उससे पूछ सकेंगे, भाई तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे देखा? हमें तो बस ये था कि रास्ता मिल जाए, कहाँ है। हम भागे, हम उस तरफ भाग पड़े थे। और अम्मा भी जिसका जिक्र कर रही थी वो यही कपड़े वाली थी। तब बली मोहम्मद को याद आया कि कपड़े तो मैंने भी उसके देखे थे, उस डाइन के, जिसका मुंह इस तरह लथपथ था, आंखों से भी खून था, मुंह से भी खून था, खौफनाक सी उसकी आंखें थी, बड़े बड़े उसके नाखून थे, हाथ जिससे देख के वो बेहोश हुआ था वो बड़े बड़े उसके नाखून थे, उसके हाथ बूढ़े स्याह अजीब से हाथ थे, काले स्याह, जो हाथों पे बड़े बड़े इतने 4-4, 5-5 इंच लंबे नाखून थे जो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी, जिससे वो बेहोश हुआ था। तो उसको भी याद आया, कपड़े तो मैंने भी देखे थे। उसने कहा, क्या उसके कपड़े लाल कलर के इस तरह थे, जैसे कोई दुल्हन का इस तरह का लिबास होता है? देखा, हाँ हाँ वही थी औरत जो हमें रास्ते में मिली थी, उसने रास्ता बताया था, वही थी। तो वहां पे उसकी बली मोहम्मद की माँ ने कहा, वही तो थी बेटा, वही मेरे पास आई थी, जिसके तो इस तरह के कपड़े बता रहे हैं। उसने तो अपने पल्लू से गोटा कोई लगा हुआ था, उसके जो दुपट्टा था ना, उस पर गोटा इस तरह का, वो जो दुल्हन का होता है गोल्डन कलर का, सोने के रंग का, वो उसी तरह का गोटा था उसके दुपट्टे पे, उससे उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। उन्होंने कहा, हमने भी, बाकी लोग बोले, इसी ही औरत को देखा था जिसका ये गोटे वाला दुपट्टा था। तो वो बली मोहम्मद समझ गया कि उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था, मैंने उसका मुंह देख लिया था। अब बली मोहम्मद को पता था कि मैं, बच्चे भी बैठे हैं, बताता हूं कि मैंने उसको देखा है, उसका पल्लू उसके मुंह से हटा हुआ था। इन लोगों ने तो उसकी आंखें नॉर्मल देखी हैं, मैंने खून आलूद लाल आंखें देखी हैं, तभी तो मैं देख के बेहोश हुआ था। अब वो सब मुखातिब हुए बली मोहम्मद से, बच्चों के साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों तुम बेहोश पड़े हुए थे? उसने कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं गया तो बच्चे डर चुके थे और मैं गया हूं, एकदम मुझे चक्कर आए हैं, बेहोश हो गए हैं। बच्चों से पूछा गया तो उसने इशारा कर दिया कि इनको अभी रिलैक्स करो। बच्चों ने बताया कि हमने ये मंजर देखा है, उसका इस तरह हाथ बढ़ गया था और पीछे हाथ आके लगा और हम बेहोश हो गए। उन्होंने कहा, डरने की बात नहीं है। बच्चों से उस वक्त उन्होंने कहा, ना इनके सामने बात की जाए, मैं बाद में आपको बताऊंगा। बच्चों को उन्होंने समझा के रिलैक्स किया, बेटा ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं होता, यूं है वहाँ, जिस तरह माँ बाप समझाते हैं। और बच्चों को कहा कि तुम रेस्ट करो, और साइड पे लेके जाके बली मोहम्मद ने सारे घर वालों को बताया कि वो औरत जिसको तुमने देखा, माँ ने देखा है, वो डाइन थी, वो चुड़ैल थी, मैंने उसको चेहरा देखा था, तुम लोगों ने उसका चेहरा ढांपा हुआ देखा था। और जब मैं गया था तो ये बच्चे उल्टे लटके हुए थे, क्योंकि वो बच्चे भी नहीं जानते थे कि हम उल्टे लटके हुए थे और बेहोश थे। वो तो गिरे थे और बेहोश हो गए थे। उन्होंने इतना ही बताया कि हमने एक औरत को देखा जिसका हाथ लंबा हुआ और हम डर के भाग पड़े। तब बली मोहम्मद ने बताया कि जब मैं गया हूं तो उस औरत ने, उस डाइन, उस चुड़ैल ने बच्चों को उल्टा लटका रखा था और बेहोश थे। और माँ भी कह रही थी कि बली मोहम्मद की वो धमकी देगी, वार्निंग देगी, ये पहली और आखिरी वार्निंग है, वो उस साइड पे ना जाए। बली मोहम्मद एक मर्द था, हिम्मत थी,
कवर कर गया, 2-3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बच्चों के अंदर खौफ रहा, बच्चों का बुखार था कि अभी तक उतर नहीं रहा था। 4 दिन हो गए तो उनको मुसलसल बुखार था। आज चौथा दिन था। वली मोहम्मद ने कहा, बच्चों मेरे साथ खेतों में चलना है, बैलगाड़ी में मैं तुम्हें खेतों में लेके जाता हूँ, मेरे साथ बैठे रहना, लेटे रहना। बच्चे भी बोर हो रहे थे। मोहम्मद हयात और नवाज ने कहा, हाँ अब्बा हम भी आपके साथ चलते हैं। उसने बैलगाड़ी निकाली, बच्चों को उसके अंदर बिठाया, खेतों के अंदर लेके चला गया। बच्चों को वहां पे एक चारपाई डाली हुई थी जो ऑलरेडी उसकी पड़ी हुई थी, वहां पे उसका कहा, तुम दोनों लेटो, मैं ये पास ही काम कर रहा हूं, कोई बात हो तो मुझे आवाज दे देना। दरख्त के नीचे एक उसकी जो हमेशा चारपाई पड़ी रहती थी, दोनों नवाज और हयात उसके ऊपर जाके दोनों को उसने लिटा दिया। वो दोनों बच्चे लेट गए, आपस में बातें करना शुरू हो गए। बैलगाड़ी उसने साइड पे लगाई, बैल को उन्होंने बांध दिया और वो अपना फसलों में काम करना शुरू हो गया। वो फसलों में काम ही कर रहा था कि उसको एकदम से बच्चों की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वो अब्बा अब्बा कह के बुला रहे थे वली मोहम्मद को, शदीद डरी हुई आवाज में। 1 सेकंड में ही जिसको जैसे उसको एहसास हुआ बच्चे डरे हुए हैं और चीख रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं, वो भागता हुआ बच्चों के पास आया तो बहुत ज्यादा दोनों खौफजदा थे। बाप ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे बताओ। उन्होंने कहा, अब्बा वो फिर आई थी। कौन आई थी? उसने कहा, अब्बा उसने मुंह ऐसे छुपाया हुआ था, वही दुल्हन थी। तो बाप ने कहा, क्या करने आई थी, क्या कह रही थी? कहता है, अब्बा वो हमें कह के गई है, डरो मत मुझसे, मुझसे डरो नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो, स्कूल जाया करो, स्कूल से नागा ना करना, बस वो जो बाग है ना, वो जो रास्ता है उस पर दोबारा ना जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही, बस उस रास्ते पे तुमने बच्चों दोबारा नहीं जाना और मुझसे डरना भी नहीं है। बस अब तुम लोगों ने स्कूल जाना है और डरना नहीं है, जाओगे ना स्कूल? कहते हमने चीखें मारनी शुरू कर दी, वो ये कह रही थी हमसे। अब्बा ने फौरी तौर पे काम छोड़ा, उनको दोबारा बैलगाड़ी में बिठाया, घर ले गए। फौरन उसी कारी साहब को जो मौलवी साहब थे दोबारा से लेके आए और उनसे कहा, फिर आज ये वाक़या हुआ है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस तरह कह गई है लगता यही है, अब वो दोबारा नहीं आएगी। बच्चों को भी वार्निंग दी गई है और ये भी तलकीन कर गई है स्कूल जाना, स्कूल से नागा ना करना। तो मुझे उम्मीद है वो नहीं आएगी। हाँ, तुम लोग कोशिश करना बाग ना जाना, वहां क्या माजरा है, क्या हो रहा है, क्यों वो मना कर रही है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन बेहतर है तुम लोग ना जाओ। वो कहते हैं उसने फिर वहाँ पे पढ़ाई की, पानी पढ़ के बच्चों को भी पिलाया, पानी पढ़ के वली मोहम्मद को भी पिलाया और उसके बाद 1 किलो उन्होंने कोई मक्खन था उठा के उसको दिया। मैं भी पूछना भूल गया, वो 1 किलो मक्खन उन्होंने तोहफा दिया उसको या पढ़ने के लिए दिया? उसने कोई पढ़ के दिया कि ये खाना है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ मक्खन है, ये खाना है, या उन्होंने घर वालों ने उसको तोहफा दिया? ये मेरी बात भी हुई है लेकिन माजरत में नहीं पूछ सका। लेकिन कहते हैं उनको 1 किलो मक्खन भी दिया और कहा अब कुछ भी नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ, ना बच्चे दोबारा कभी उस बाग में गए, ना वली मोहम्मद कभी उस बाग में गया। लोग गए उस बाग में लेकिन अकेला कोई भी इस तरह नहीं गया कि अकेला कोई जाता। अगर 4-5 लोग जाते तो पहले आवाज़ देते, खांसते, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह की आवाज़ें पैदा करते। और तरीका भी यही बताया गया है, कहीं पे भी आप जाएं ऐसे वीराने में जहां पे घर है, बंद है, 3 महीने से, 4 महीने से, 1 महीने से आप दाखिल हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा नहीं खोलना, ज़ोर ज़ोर से शोर पैदा करें। गेट खोल रहे हैं तो इतनी ज़ोर से आवाज़ें पैदा करें, ठा 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 की आवाज़ें हैं कि अंदर आवाज़ जा सके। और जब आप गेट खोल के दाखिल हों तो अंदर एकदम दाखिल नहीं होना, दरवाजे को ठक 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 ज़ोर से नॉक करना है, या कहें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ऊंची आवाज़ में कहें। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर इस घर को बंद समझ के बैठा हुआ है तो आप एकदम खामोशी से खोल के जाएंगे तो हो सकता है मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए आवाज़ पैदा करें, शोर पैदा करें, ताकि जो भी है आपको रास्ता दे दे और उसको एहसास हो जाए कि इस घर के मालिक वापस अपने घर में आ गए हैं और वहाँ से चला जाए। इस हफ्ते मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी जिनों के ऊपर, जिन क्या होते हैं, इनका रहन सहन क्या है, सारी तफसील बताई थी। इसीलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं जिन्नात के ऊपर आपको सारी डिटेल दे चुका हूँ, मजीद भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो कभी भी आप दाखिल हों तो फिर शोर करके, आवाज़ पैदा करके, ज़मीन पे पाँव मारें ज़ोर ज़ोर से, अस्सलाम वालेकुम कह के खांस के जाएं। पुराने वक्तों में लोग ऐसे ही करते थे, इस्लाम भी ऐसा ही कहता है। तो वो लोग भी जब उस बाग में जाते थे
आमों के बाग में, तो आवाज़ें देते, 3-4 लोग इकट्ठे होके जाते, शोर पैदा करते, अस्सलाम वालेकुम कहते, ऐसा करते कि जो भी चीज़ है वो रास्ता दे दे। लेकिन वो कहते हैं उसके बाद उस गांव में दोबारा कभी भी कोई इस तरह का उस चुड़ैल का वाक़या नहीं हुआ। वो आखिरी दफ़ा थी जो नवाज़ और हयात के पास आई थी। अब वो कहते हैं मेरे जो चाचा नवाज़ हैं वो हयात हैं, मोहम्मद नवाज़ भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उनके वाले साहब जो मोहम्मद फ़याज़ जिन्होंने कहानी भेजी, उनके दादा वली मोहम्मद, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब कहते हैं सिर्फ चाचा हैं अकेले जो अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, अल्लाह उनको खुशियाँ दे, वो इस वक्त हयात हैं। बाकी अल्लाह को ज़्यादातर घर वाले प्यारे हो गए। ये कहानी थी जो मोहम्मद फ़याज़ ने भेजी। उस वक्त भी उन्होंने कुछ एक लाइन भेजी थी और मैंने कहा था एंड में इसको पढ़ूंगा, लेकिन सर मैं कहानी के एक बात जिसमें मैं भी हैरान हूँ कि अगर हयात और नवाज़ रास्ते में ही गिरे हुए थे तो वो दरख्त की शाखों पर लटके हुए दादा अब्बू को कैसे नज़र आए, जबकि वो तो काफ़ी पीछे ही रास्ते में पड़े थे। कहानी के लास्ट में ज़रूर बताइएगा, शुक्रिया। यही बात, ये तो बहुत आसान सी बात है जो आपने पूछी है। वो तो बेहोश होकर गिर गए थे तो वो लटके हुए क्यों थे? यकीनन सी बात है जिसने बेहोश किया था, जिसके खौफ से बेहोश हुए थे, वो एक चुड़ैल थी और चुड़ैल ने ही उसको बांध दिया था और उल्टा लटका दिया था। उसको पता था इन बच्चों को ढूंढता हुआ कोई आएगा तो मैं उसको भी डराऊंगी और उसको वार्निंग दे दूंगी कि इस बाग में ना आया करें। हो सकता है उसी बाग में उसी चुड़ैल का बसेरा हो, मुस्तकिल वहीं पर रहती हो। तो वो ये भी जानती थी कि ये अच्छे लोग हैं, इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो वली मोहम्मद ने जब अपने बच्चों को उतार लिया और बेहोशी की हालत में नीचे ज़मीन पर उनको होश में ला रहा था, तो ऊपर से वो खून जो गिर रहा था, हो सकता है वो किसी जानवर को खा के आई हो। इंसानों का लगता है वो खून नहीं पीती थी, वरना अगर ऐसी होती तो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा चुकी होती, वली मोहम्मद को भी पहुंचा चुकी होती। वो किसी जानवर को ही नुकसान पहुंचा के आई थी। मकसद ये था कि वली मोहम्मद पे भी खून गिराया और उसको बेहोश कर दिया डरा के, तो मकसद ये था इधर ना आओ। वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, तभी बेहोश कर दिया, नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने खुद ही तो कहानी में लिखा है जब वो 5-6 लोग घर के ढूंढने के लिए निकले थे तो वही औरत थी। वली मोहम्मद की मां को भी कह आई, उसको कहना दोबारा वहां ना जाए, यानी वार्निंग दे रही थी, नुकसान नहीं पहुंचाया था। और घर वाले जब ढूंढने के लिए निकले थे, हो सकता है वो बाग की तरफ जाते ही ना, वो इधर उधर ढूंढते रहते, रात वहीं पड़े रहते वो बेहोश होके। लेकिन उसने खुद ही रास्ते में जान के सामने आई, पल्लू से मुंह छुपा लिया और खुद ही कहा बाग में जाके ढूंढो। बच्चों को भी एंड पे आके कह गई बाग में ना जाना। तो वो डरा रही थी कि मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हूं, इधर ना आना। मुंह से शायद वैसे कह देती तो इतना अमल कोई वली मोहम्मद या बाकी लोग इतना शायद ना डरते। चुड़ैल या जिन्नात जब इस तरह का काम करते हैं तो इंसान को डराने का मकसद ये होता है दोबारा ये गलती ना करना। ये है आपके सवाल का जवाब। तो वो उन बच्चों को उल्टा जो लटकाया था, उठा के उसी चुड़ैल ने लटकाया था। और चुड़ैल 2 तरह की होती है। इसके हो सकता है इसी जुमे, इस हफ्ते को जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस चुड़ैल के ऊपर, चुड़ैल किस तरह की होती है इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगा। ये कौन सी वाली चुड़ैल थी, हो सकता है इसको एक्सप्लेन भी कर दूं आपको। हफ्ते को स्टोरी करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। हफ्ते को प्रोग्राम देखिएगा, जिन्नात के ऊपर पार्ट 2 जो बनाऊंगा आप लोगों की फरमाइश पे, उस पर तफसील से चुड़ैल के बारे में बताऊंगा। चुड़ैलें कितनी किस्म की होती है, इंसानों में से कैसी होती है, जिन्नात में से कैसी होती है। तो ये थी जी आज की कहानी जो मैंने सुनाई, मोहम्मद फ़याज़ ने मुझे भेजी थी। आप भी अपनी मुझे कहानी भेजिए, आपकी कहानी को ऑफ कैमरा स्टोरी यानी कि OCS का हिस्सा बनाऊंगा। शर्त यह है कि जब आप मुझे कहानी अपनी भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, तो कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी लंबा सा रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें तो आखिरी लाइन, सबसे लास्ट में जो आखिरी लाइन होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टोरी, STORY इंग्लिश में लिखें, या उर्दू में सीन टेवा टो रे छुटिए री, स्टोरी उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, या तीसरा लफ्ज़ बेशक आप लिख सकते हैं OCS, ऑफ O, कैमरा C, स्टोरी S। OCS लिख दें, इंग्लिश में स्टोरी लिख दें, उर्दू में लफ्ज़ स्टोरी लिख दें, आपकी मर्जी है। लिखें लाजमी एंड पे। अगर आप आखिरी लफ्ज़ स्टोरी उर्दू इंग्लिश में या OCS नहीं लिखेंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ढेर मैसेज आए होते हैं। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, जितनों को कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन जब लव स्टोरी लिखा हुआ देखता हूँ तो उसको फौरी तौर पे खोल के नंबर दे के सेव कर लेता हूँ, और जब आपका नंबर आएगा तो आपकी कहानी OCS में शामिल हो जाएगी। कुछ लोगों ने 1-2 दफ़ा मुझे स्टोरी लिख दी है और जब मैंने खोला है तो उन्होंने आगे अपना मसला लिखा हुआ था, तो उनके नीचे मैंने उनको लिखा क्योंकि आपने झूठ का सहारा लिया है तो इसलिए आपको मैं जवाब तक नहीं दूंगा, उनको मैंने जवाब नहीं देना। वो इस तरह मुझे मुखातिब करेगा स्टोरी लिख के और स्टोरी नहीं होगी तो उनको कभी मैं जवाब नहीं देता। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +, या 0092
3136655500 009313665550। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।